जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आपको मेरी आवाज़ आ रही है? आप काइंडली मुझे टेक्स्ट करके बताएँ, जितने भी लोग इस वक़्त प्रेज़ेंट हैं। एम आई ऑडिबल टू यू? चलिए, बेस्ट हो गया। ठीक है जी, हम अपने सेशन को आज शुरू करते हैं फिर। हमारा आज का जो सेशन है वो पर्टिकुलरली उसका टाइटल तो हमने वो पढ़ा, एक जो है वो आपकी ज़रूरियात को मद्देनज़र रखते हुए और आपकी चीज़ों को जो पिछले सेशन में हमने अंडरस्टैंड किया कि किन चीज़ों की रिक्वायरमेंट है, कौन सी चीज़ें ऐसी हैं जिन पर हमें ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है। उससे उन चीज़ों को सामने रखते हुए और उन्हीं मसाइल के जो मुमकिना हल हैं, उनको सामने लाते हुए हमने आज का ये सेशन प्लान किया है। तो उसका जो टाइटल है कि बिलीव, प्रिपेयर, अचीव। तो उसका जो पहला पार्ट आप देख रहे हैं बिलीविंग का, ठीक है? तो वो बिलीविंग का जो पार्ट है वो ये बता रहा है कि आपको जो पर्सनल प्रॉब्लम्स हैं, जो सेल्फ डाउट्स और आपके जो अ, अपने इंटरपर्सनल इश्यूज हैं, उनको कैसे हमने डील करना है, उसको हम आज कैटर करेंगे। और इसके साथ साथ हम प्रेपरेशन में जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं उनको डील कर रहे होंगे, पर्टिकुलरली जो हमारे ऐसे स्ट्रेसर्स हैं जो कि इंटरनल हैं और एक्सटर्नल जो स्ट्रेसर्स हैं उनको हमने पिछली दफ़ा बात की थी। इस दफ़ा हम बात करेंगे, हमारा जो फोकस होगा पर्टिकुलरली वो इंटरनल फैक्टर्स की तरफ होगा कि ऐसे कौन से हमारे अंदरूनी जज्बाती और ऐसे अ, ज़हनी मामलात हैं जो हमें अपनी बिलीव करने में रुकावट बनते हैं, हमारी अपनी सलाहियतों को पहचानने में रुकावट बनते हैं, हमारी चीज़ों को बेहतर तैयार ना कर पाने की एक वजह है। तो बेसिकली प्रेपरेशन के लिए जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं उनको भी हम कैटर करेंगे। जैसे कि एक बड़ा मसला पिछली बार स्टूडेंट्स ने बहुत सारे टेक्स्ट किए और बहुत सारी हमने बात भी की उस पे कि किस तरह से हम मेमोराइजेशन को बेहतर करें, अपनी मेमोरी को कैसे हम स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, किस तरह से हम जो कंटेंट एब्जॉर्ब कर रहे हैं उस कंटेंट को संभालें किस तरह से और इफेक्टिवली रिप्रोड्यूस कैसे करें जब हमने एग्जाम में बैठना है और जब हमें अपना फाइनल टेस्ट का टाइम है, तो तब तक हमने उसको कैसे बांध के रखना है कि हमारा डाटा जो हमने अपने ब्रेन में भरा हुआ है वो उड़ ना जाए और वो इफेक्टिवली जिस जिस जगह पे हमें चाहिए उस जगह पे ही हम उसको आसानी से रिप्रोड्यूस कर पाएँ। तो बेसिकली हम एमडीकैट की एक्सीलेंस को अनलॉक करने जा रहे हैं, जैसा कि हमारा टाइटल है। और उसमें ये ज़रूरी है कि हम चीज़ों को पहले ये पहचानें कि वो काम कैसे करती हैं। और चीज़ें जो है, चूँकि हम जब तक उनको साइंटिफिकली नहीं समझ लेते कि वो उनका फंक्शन क्या है, वो किस तरह से एक्ट करती हैं, किस तरह से बिहेव करती हैं, किस तरह से हम हमारे अंदर क्या चल रहा होता है, तब तक हम ये नहीं समझ पाएँगे कि हमें उनमें आने वाले मसाइल को बेहतर कैसे करना है। मैं बात कर रहा हूँ हमारी जो ब्रेन के अंदर चीज़ों की स्टोरेज का प्रॉब्लम है, जो मेमोरी को हम बढ़ाने की बात करते हैं, मेमोरी को बेहतर करने की बात करते हैं। तो वहाँ पर हमें ये पहले समझना होगा कि मेमोरी है क्या, मेमोरी बनती कैसे है, मेमोरी के मसाइल क्या हो सकते हैं। अब यहाँ पर हमें ये देखना पड़ेगा कि मेमोरी असल में हम कहते हैं उन याददाश्तों को, उस डेटा को जो हम अपने ब्रेन में एनकोड कर देते हैं। अब एनकोडिंग एक प्रोसेस है मेमोरी को शुरू करने का। मेमोरी जब भी हमारी मेमोरीज बनती हैं तो कोई भी डाटा हमारे ब्रेन में जब जाना शुरू होता है, वो चाहे विजुअल डाटा हो, चाहे वो ऑडिटरी डाटा है, चाहे वो टेक्टाइल डाटा है, यानी जितनी भी हमारी हिस्सियात हैं, सेंसेस हैं, 5 सेंसेस बेसिकली मैं उनकी बात कर रहा हूँ। तो उनसे जो डाटा हमारी बॉडी के अंदर जाता है, ब्रेन उसको एनकोड करता है, उनको स्टोर करता है, उनको एक ख़ास, जैसे अभी वो इलेक्ट्रिक सिग्नल की शक्ल में हमारे जिस्म की तरफ जाते हैं, न्यूरॉन्स की तरफ, न्यूरॉन से, तो वहाँ से फिर जो है वो आगे जाकर एक केमिकल सिग्नल में बदलते हैं और केमिकल की फॉर्म में स्टोर होते हैं। तो बेसिकली हम उसे एनकोडिंग का नाम दे देते हैं। अब एनकोडिंग ये है कि हमने जो इंफॉर्मेशन बाहर की दुनिया से एक एक्सटर्नल लैंग्वेज में आ रही थी हमारे पास, हमने उसे इंटरनलाइज किया और इंटरनल लैंग्वेज में उसे बदला और उसको ब्रेन की तरफ भेज दिया। और वो हम सब जानते हैं कि वो न्यूरॉन्स की
अंदर इलेक्ट्रिक सिग्नल की फॉर्म में चल रही होती हैं चीज़ें। तो और चूंकि आप सब लोग बायोलॉजी पढ़ रहे हैं तो साइनेप्स से भी आप वाकिफ़ हैं। तो वो जो डाटा, वो जो सिग्नल है बेसिकली वो डाटा को लेके ट्रैवल कर रहा होता है। तो वो इन्फॉर्मेशन चाहे वो टच की है, चाहे वो स्मेल की है, चाहे वो आवाज़ की है, वो किसी भी चीज़ की है, वो जंप करते हुए साइनेप्स टू साइनेप्स पुल चलता है और ब्रेन तक पहुंचाता है। ब्रेन फिर उसको वो अंडरस्टैंड करता है, एक मीनिंग देता है। इन सारी चीज़ों को हम एनकोडिंग कहते हैं। यानी मैंने एक चीज़ को छुआ, वो सख्त है या नर्म है, ये मुझे मेरा दिमाग बताएगा। वो गर्म है, वो ठंडी है, वो मुझे मेरा दिमाग बताएगा। अच्छा बच्चों, मुझे एक दो मैसेजेस आए हैं कि मेरी आवाज़ क्लियर नहीं आ रही। तो आप सब लोगों को मेरी आवाज़ क्लियर नहीं आ रही या सिर्फ इन 2-3 लोगों को ही ये प्रॉब्लम आ रही? ऑल राइट, इसका मतलब है कि बाकी लोगों को अगर क्लियर आ रही है तो वो एक दो लोगों के अपने इंटरनेट का प्रॉब्लम हो सकता है। तो आप लोग काइंडली अपने इंटरनेट को थोड़ा सा देखें और बेहतर करें। तो अब यहाँ पर हम बात कर रहे थे कि वो डाटा एनकोड कैसे हो रहा है। यानी डाटा इंफॉर्मेशन जो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट से वो जाती है, वो चाहे हमारी आंखों के ज़रिए जा रही है, वो चाहे हमारे टच के ज़रिए जा रही है, वो स्मेल के ज़रिए जा रही है, वो किसी भी ऑर्गन के थ्रू जा रही है। तो वो इन्फॉर्मेशन वहाँ जाती है, ब्रेन उसको एक नाम देता है, एक कैटेगरी देता है, उसको उसके एक पर्टिकुलर खाने में उसको डाल देता है। उसे हम परसेप्शन भी कहते हैं। तो जब हम एक इंफॉर्मेशन को परसीव कर लेते हैं, बेसिकली हम उस इंफॉर्मेशन को एनकोड कर लेते हैं। अब वो इंफॉर्मेशन का एनकोडिंग का प्रोसेस हो गया, हमारे ब्रेन ने उसको अंडरस्टैंड कर लिया कि ये है क्या, कहाँ से है, नुकसानदेह है या नहीं है, कैसे रिएक्ट करना है, रिएक्ट किया था तो क्या रिजल्ट आया। बेसिकली वो बैक एंड फोर्थ चाहते हुए वो उसमें बहुत सारे और फीडबैक मैकेनिज्म आ जाता है, फाइट फ्लाइट मोड आ जाता है। वो सेकेंडरी चीज़ें हैं, बट प्राइमरीली ये है कि हमारी जो एक्सटर्नल इंफॉर्मेशन है वो इंटरनलाइज होती है और हम उसको एनकोड कर लेते हैं। अब वो इनकोड कर लिया हमने, तो अब हमारे पास एक डाटा हमारे ब्रेन में पहुंच गया, हमें पता चल गया। अब हमने उसको याद रखना होता है, अब हमने उसको स्टोर करना होता है। तो जब हम उसको स्टोर करते हैं तो वो स्टोरेज जो है वो भी केमिकल की फॉर्म में होती है, और वो जो केमिकल की फॉर्म में स्टोरेज हो रही होती है, उस स्टोरेज के साथ भी कुछ मसाइल होते हैं। यानी अब वहाँ पर होता यह है कि बहुत दफ़ा हम उसको उस तरह से अंडरस्टैंड नहीं सही कर पाते। तो हम बात कर रहे थे कि जैसे ही जो हमारी जो डाटा है वो हमारी मेमोरी में एनकोड हो जाता है, और एनकोडिंग के बाद जो है वो हम रिसीव कर लेते हैं और ये समझ लेते हैं कि वो क्या है और कहाँ से आ रहा है और वो कैसे है। तो फिर उसके बाद हम उसको स्टोरेज की तरफ लेके जाते हैं, हम स्टोर करते हैं। अब वो स्टोर करते हुए हमारा जो डाटा है बेसिकली, उसमें कुछ डाटा हम लूज भी करते हैं, कुछ डाटा हम जो एनकोडिंग के दौरान मिस इंटरप्रेट भी करते हैं। तो वो डाटा जैसे इंफॉर्मेशन आ रही होती है वैसे की वैसे उसमें वो सेव नहीं हो पाती। फिर उसके बाद क्या होता है कि हम जब उसको रिट्रीव करने की कोशिश करते हैं, यानी हम जब उसको रिप्रोड्यूस करने की कोशिश करते हैं, तो उसमें जिस तरह की इंफॉर्मेशन हमने उसमें डाली थी अपने ब्रेन में, उस तरह की इंफॉर्मेशन हम पूरी तरह से रिट्रीव नहीं कर पाते, क्योंकि उसको एनकोड करते हुए कुछ मसाइल का सामना हमें करना पड़ा, और फिर उसकी स्टोरेज में थोड़ा सा मसला आया, और हमें वहाँ पर उसको थोड़ा सा, हमने खुद भी अपने इमोशंस के हिसाब से, अपने पास्ट एक्सपीरियंसेस के हिसाब से उसको थोड़ा बहुत बदल दिया हुआ होता है। तो फिर रिट्रीवल में हमें लगता है कि हम तो बिल्कुल सही प्रोड्यूस कर रहे हैं, लेकिन वो उस तरह से रिट्रीव नहीं हो पाता। अब होता क्या है कि हमारी मेमोरी की ना 3 टाइप्स हैं। यानी मेमोरी सिर्फ एक ही तरह की नहीं है। हम जब जैसे ही हमारे सामने एक पीस ऑफ इंफॉर्मेशन आता है, उसको हम जब उसमें एनकोड करते हैं, रिट्रीव करते हैं, और अ, जो हम उसको स्टोर कर रहे होते हैं, तो उसकी उसकी 3 लेवल्स होते हैं बेसिकली। एक तो है शॉर्ट टर्म मेमोरी। अब शॉर्ट टर्म मेमोरी ये है कि जैसे ही मेरे सामने एक पीस ऑफ इंफॉर्मेशन आया, मैंने उसे एज इट इज़ देखा, मैंने अपने ब्रेन में एक थोड़े अरसे के लिए, ये इसका टाइम कोई
कुछ सेकंड्स तक होता है, और उन उन कुछ सेकंड्स तक जो है हम हमारे ज़हन में, हमारे दिमाग में वो इन्फॉर्मेशन एज़ इट इज़ रहती है जैसे वो इन्फॉर्मेशन आई थी, और वो साथ-साथ चूँकि एनकोड हो रही है अभी, अभी हम उसको परसीव भी कर रहे हैं, इंटरप्रेट भी कर रहे हैं। ये ऐसे ही है जैसे आपको एक जुमला आपके सामने बोला जाए तो आप उसको फ़ौरन वैसे ही हूबहू दोहरा सकती हैं, लेकिन 5 मिनट अगर गुज़र जाएँ, तो फिर हम उसको हूबहू नहीं दोहरा सकते, क्योंकि उसमें एन्कोडिंग का प्रोसेस शामिल हो गया है। अच्छा, आप में से किसी और को भी नॉइज़ का कोई इश्यू आ रहा है? क्या पीछे मेरी आवाज़ आ रही है? कोई माइक में कोई मसला चल रहा है किसी के? लग रहा है आपको? ठीक है, बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि आवाज़ क्लियर है। लेकिन थोड़ी बहुत जो डिस्टॉर्शन है, वो ऑब्वियसली मैं चूँकि एक स्टूडियो में नहीं हूँ इस वक़्त, तो वो थोड़ा बहुत तो होगा ही बैकग्राउंड उसमें। बट ये मेन चीज़ ये है कि आपको मेरी आवाज़ क्लियर आए। अच्छा, उसमें अब ये है कि शॉर्ट टर्म मेमोरी जो है वो कुछ सेकंड्स तक रहती है, और शॉर्ट टर्म मेमोरी की एग्जांपल मैंने आपको दी कि जैसे ही हम कोई जुमला आपके सामने बोलें, आप उसको एज़ इट इज़ फ़ौरन से रिप्रोड्यूस कर सकते हैं। लेकिन जैसे ही उसको थोड़ा टाइम गुजरेगा, हम उसको उसी तरह से रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते, क्योंकि उसमें एन्कोडिंग के प्रॉब्लम्स आ जाते हैं। ये है एक शॉर्ट टर्म मेमोरी को अंडरस्टैंड करने की एक एग्जांपल। असल में शॉर्ट टर्म मेमोरी हमारी वो मेमोरी है जो फ़ौरन बन जाती है और वो थोड़े अरसे तक रहती है। अब इंफॉर्मेशन पहले शॉर्ट टर्म मेमोरी में आती है, फिर वहाँ से हम उसको लॉन्ग टर्म मेमोरी में भेज देते हैं। अब लॉन्ग टर्म मेमोरी में वो इंफॉर्मेशन लंबे अरसे तक स्टोर रहती है, हम उसको याद भी बार-बार कर सकते हैं। आपने देखा होगा कि कुछ इंफॉर्मेशन, कुछ मंज़र, कुछ तस्वीरें, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो हम बार-बार उनको पूरी तफसील के साथ भी याद कर सकते हैं। तो इसका मतलब है कि वो उतना अच्छे से लॉन्ग टर्म मेमोरी में सेव हो चुकी हैं। यानी हमने हमारे जो कुछ अच्छी याददाश्तें जो शुरू की हैं, जो हमें ज़्यादा पसंद हैं, हमारे बचपन की याददाश्तें हो सकती हैं, वो लॉन्ग टर्म मेमोरी में महफूज होती हैं, और वो बहुत पुरानी यादें जो है वो आहिस्ता-आहिस्ता आ रही होती हैं। उनको हम रिट्रीव भी कर लेते हैं, उनको हम वो जो हमारी लंबी याददाश्त है, जो दूर पुराने ज़माने की यादें हैं, वो लॉन्ग टर्म मेमोरी में होती हैं। तीसरी एक फॉर्म है जिसे हम कहते हैं वर्किंग मेमोरी। अब वर्किंग मेमोरी ये है कि करंटली हम एक काम कर रहे हैं, और उस काम की एक मेमोरी हमारे अंदर वो चल रही होती है, जो हमारे फ़ौरन काम आ रही है। जैसे कि मुझे एक इन्फॉर्मेशन चाहिए, और मुझे ये पता है कि मेरी ये बुक फ़लाँ वहाँ पर पड़ी है, और मैं इस वक़्त बायोलॉजी की एक किताब पढ़ रहा हूँ, और मैं उस किताब को देख भी रहा हूँ, तो वो कंटिन्यूअस उस बुक की इन्फॉर्मेशन मेरे दिमाग में जा रही है। उसकी जगह की कि ये यहाँ पर प्लेस्ड है, इसका कलर ये है, और इसके एनवायरनमेंट में ये है, या मेरा पेन यहाँ पर पड़ा है, मेरी पेंसिल वहाँ पर पड़ी है। तो मैं एक दफ़ा पढ़ते-पढ़ते गुम भी हो जाता हूँ अपने ख़्यालों में, लेकिन फिर भी मुझे पता है कि मेरी पेंसिल वहाँ पड़ी है, और मैं फिर उसको फ़ौरन वहाँ से उठाता हूँ और अपने लिए नोट्स लिखने लगता हूँ। तो बेसिकली वो मेमोरी जो फ़ौरी तौर पर मेरे काम आ रही है, जो अभी करंट रनिंग सिनेरियो में मेरे साथ-साथ बन भी रही है और चल भी रही है, और वो याददाश्त भी है। जैसे कि मैंने अपना पेन अभी रखा, जैसे कि मैंने अभी अपने माउस को छेड़ा, और मुझे पता है कि मैं अगर माउस की तरफ नहीं भी देख रहा, तो लैपटॉप पे माउस कहाँ पर है। तो वो वर्किंग मेमोरी है, जो अभी करंटली मैंने अपने लिए एक सेट ऑफ इन्फॉर्मेशन फ़ौरी तौर पर अवेलेबल रखा हुआ है, और वो वर्किंग मेमोरी में है, और वहाँ पर वो चीज़ों को फ़ौरन से फ़ौरन काम में आ रही हैं चीज़ें। तो वो वर्किंग मेमोरी हम उसे कह रहे होते हैं। अच्छा, उसके बाद अब हमें ये तो समझ आ गया कि ये हमारी मेमोरी है, मेमोरी बनती कैसे है, मेमोरी काम कैसे करती है, मेमोरी कितनी तरह की हो सकती है। अब हमें ये उसकी साइंस समझ आ गई। अब चूंकि हमें पता है कि मेमोरी में जितना भी डाटा जाता है, वो सारे का सारा हमारी सेंसेस के थ्रू जाता है, और सेंसेस में जो लर्निंग के लिए हम चीज़ें इस्तेमाल कर रहे होते हैं प्राइमरीली, जो अपनी पढ़ाई के लिए, और चूँकि हमारा फ़ोकस हमारा एग्ज़ाम है, तो हम उसके अराउंड ही चीज़ों को रिलेट कर रहे हैं। तो हम जब पढ़ते हैं, तो हम विजुअली देखते हैं, चीज़ों को लेक्चर सुनते हैं, तो ऑडिटरी चल रही होती हैं चीज़ें। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो विजुअली मेमोरी को बनाते हैं, यानी कुछ लोगों के दिमाग में विजुअल मेमोरीज़ स्टोर ज़्यादा होती हैं, उनका जो लर्निंग स्टाइल है वो विजुअल है। वो अगर कुछ विजुअल देखेंगे, वो फ़ौरन याद हो जाएगा, अगर कुछ सुनेंगे तो शायद उनको थोड़ा-सा कम याद हो। तो इसी तरह कुछ लोग ऐसे हैं जिनको विजुअल चीज़ें उतनी याद नहीं रहती,
उनको ऑडिटरी या सुन के चीज़ें याद रहती हैं। जैसे आपने देखा होगा कि आपके कुछ क्लास वाले कुछ दोस्त, उनको ये भी याद होता है कि उनकी फ़लाँ बुक के फ़लाँ पेज नंबर के फ़लाँ नुक्कड़ में ये बात लिखी हुई है। तो वो बेसिकली उनके दिमाग में विजुअल्स हैं। उनके ब्रेन में जो मेमोरी की एनकोडेशन हुई है, जो एनकोड हुई है मेमोरी, वो विजुअल फॉर्म में हुई है। उनका जो लर्निंग स्टाइल है वो विजुअल है। जबकि कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको फ़ौरन याद होता है कि क्लास में टीचर ने फ़लाँ टाइम पे ये बात कही थी। तो उन्होंने जब वो सुनी थी बात, तो उनको वो सुनी हुई बात ज़्यादा याद रह गई। तो उनका जो लर्निंग स्टाइल है वो ऑडिटरी है। इसी तरह कुछ लोग हो सकते हैं जिनका लर्निंग स्टाइल रीडिंग हो या राइटिंग हो। जैसे मैं बहुत सारे लोगों को जानता हूँ जो जब भी उन्हें कुछ याद करना होता है तो वो लिख के याद करते हैं। वो कहते हैं कि हमें लिखे बगैर याद ही नहीं होता। यानी वो देखेंगे बुक से और उसको अपनी नोटबुक में उसके नोट्स लिखेंगे, तो वो जैसे-जैसे लिखते जाएँगे, उनको याद होता जाएगा। उनको पता होगा कि उनके हाथ से ये चीज़ गुज़र गई है। इसीलिए बहुत सारे टीचर्स भी इस बात पे एम्फसिस करते हैं कि आप चीज़ों को अपने हाथ से गुज़ारें। आप जितनी भी आपके चूँकि हमने एग्ज़ाम लिख के देना होता है, तो ज़्यादा से ज़्यादा लिखें, ताकि आपकी जो राइटिंग की लर्निंग है, वो भी साथ-साथ हो। और कुछ लोग आपने देखा होगा कि वो रीडिंग करते हैं। वो ऊपर से देख के जब तक पढ़ ना लें, उन्हें उस बात की तसल्ली नहीं होती कि उन्हें याद हुआ है, नहीं हुआ, या उनको विजुअली और प्लस उसमें भी वो रीडिंग को ज़्यादा प्रेफ़र कर रहे होते हैं। इसी तरह आपने देखा होगा कि कुछ लोगों को मूवमेंट करके याद करना बहुत आसान लगता है। जैसे कुछ लोग बुक पकड़ेंगे और चलते-फिरते हुए उसे याद करेंगे। मेरी जो एक सिस्टर हैं, उनको ये काइनेस्थेटिक लर्निंग स्टाइल है उनका। तो मुझे याद है कि जब वो अपने एग्ज़ाम्स उनके जब भी होते हैं, तो वो अपनी बुक पकड़ती हैं और छत पे टहलते हुए उसको याद करती रहती हैं। तो काइनेस्थेटिक लर्निंग स्टाइल है एक, जिसमें हम मोशन के थ्रू मूवमेंट करते हुए, या आपने देखा होगा कि कुछ लोग टेबल पे भी बैठे हैं अगर, तो वो पढ़ते हुए आगे-पीछे हो रहे होते हैं। और जिस तरह हाफ़िज़ लोग आपने देखे होंगे, वो बहुत ज़्यादा काइनेस्थेटिक लर्निंग कर रहे होते हैं। तो ये जो लर्निंग स्टाइल्स हैं बेसिकली इनको यहाँ पर बताने का मकसद ये है कि आपने अपने लर्निंग स्टाइल्स को पहचानना है। आपने ये देखना है कि आपका लर्निंग स्टाइल इनमें से कौन-सा है, बेस्ट सूट कौन-सा कर रहा है। हो सकता है कुछ लोगों को एक से ज़्यादा लर्निंग स्टाइल्स की आदत हो, यानी कुछ लोग विजुअल प्लस ऑडिटरी में चले जाएँ, कुछ लोग विजुअल्स प्लस रीडिंग में चले जाएँ, कुछ लोग ऑडिटरी प्लस रीडिंग पे चले जाएँ, और कुछ लोग रीडिंग प्लस काइनेस्थेटिक में चले जाएँ या राइटिंग में चले जाएँ। मिक्स हो सकती हैं, 2 से 3 लर्निंग स्टाइल्स भी मिक्स हो सकते हैं। तो हमें ये पहले तो आइडेंटिफ़ाई करना है कि कौन-सा लर्निंग स्टाइल बेस्ट सूट करता है आपको। यानी आपका पर्सनल लर्निंग स्टाइल है क्या? उसको आपने देखना है, अंडरस्टैंड करना है और उसको नेम कर लेना है कि मेरा लर्निंग स्टाइल ये है। तो फिर आपने किसी और लर्निंग स्टाइल के बजाय अपने जो आपका पर्सनल लर्निंग स्टाइल है, उसको प्रेफ़र करते हुए उस तरह से आपने अपनी लर्निंग को बेहतर बनाना है और याद करने की कोशिश करनी है। तो जब आप इस तरह करेंगे, तो आपकी लर्निंग जो है वो बेहतर हो जाएगी, आपको याद चीज़ें ज़्यादा बेहतर होने लग जाएँगी। अच्छा, अब कुछ टेक्निक्स हैं यहाँ पर, जो मैं समझता हूँ कि आपको पहले भी कुछ ना कुछ चीज़ें पता होंगी, लेकिन यहाँ पर जो इफ़ेक्टिव मेमोराइज़ेशन की जो टेक्निक्स हैं, वो मैंने कुछ एनलिस्ट की हैं। उनमें पहली है कि निमोनिक्स बना दें। यानी आप जो आपको मुश्किल लगते हैं वर्ड्स, जुमले, तो उनके निमोनिक्स बना लें। जैसे मुझे याद है कि मुझे जॉइंट्स के नाम याद करने में मुश्किल होती थी, तो मैंने उनके जॉइंट्स के नामों के एक फर्स्ट लेटर को लेके एक नया वर्ड बना दिया। तो वो उस तरह से हम निमोनिक्स बना लेते हैं, ठीक है? फिर दूसरी एक चीज़ है जिसे हम कहते हैं विजुअलाइज़ेशन, और उसमें हम क्या करते हैं कि हम मेंटल इमेजरीज़ बना लेते हैं। यानी हम विजुअलाइज़ कर लें। जैसे मैं अगर कहूँ कि मुझे फॉर एग्ज़ाम्पल जॉइंट्स को ही याद करना है, जॉइंट्स वाला ही चैप्टर मैंने याद करना है, तो मुझे जॉइंट्स को अंडरस्टैंड करना है। तो बजाय इसके कि मैं ये समझूँ कि मेरे पास कोई स्केलेटन हो जिसके जॉइंट्स को मैं विजुअलाइज़ करके देखूँ, हम उसको ज़हन में भी विजुअलाइज़ कर सकते हैं। यानी एक टॉपिक जिसको हम याद करना चाह रहे हैं, जिसके रिगार्डिंग हम इन्फॉर्मेशन अपने दिमाग में एनकोड करना चाह रहे हैं, हम उसकी विजुअलाइज़ेशन करें। हम उसको मेंटली इमेजेस बनाएँ उसके, हम ये देखें कि अच्छा यहाँ पर अगर एक बॉल एंड सॉकेट जॉइंट है, तो मुझे सॉकेट किस तरह की होगी, बॉल किस तरह का होगा। मैंने सॉकेट पहले जो कोई और देखी है, और बॉल को अगर मैं उस सॉकेट में लगाऊँ,
तो वो कैसा लगेगा, तो एक एक इमेज हम बना सकते हैं अपने से। तो पहली चीज़ तो ये है कि हम निमोनिक्स बना लें, उसके शॉर्ट वो वर्ड्स बना लें, नए उसके वर्ड्स बना लें। दूसरा, हम उसको विजुलाइज कर लें, उसको मेंटली इमेज बना लें उसका अपने दिमाग में। तीसरी चीज़ है चंकिंग। अब चंकिंग जैसे नाम से ज़ाहिर है कि हम उसको चंक्स में डिवाइड कर लें, हम उसको छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर लें। हमें पता है कि एवोल्यूशन या जो एवोल्यूशन वाला जो एक टॉपिक है वो ठीक है, उस थोड़ा लंबा है। या मुझे अगर बॉटनी की कोई चीज़ याद करनी है तो वो चूँकि बहुत सारी चीज़ें उसमें एक जैसी हैं और मुझे वो मिक्स हो जाती हैं, तो मैं क्या करूँ कि मैं उनको, एक बड़ा टॉपिक है तो उसको चंक्स में डिवाइड कर लूँ, उसके छोटे छोटे टुकड़े कर लूँ कि अच्छा ये पार्ट मैं एक दफ़ा याद करूँगा, ये पार्ट मैं फिर याद करूँगा, ये पार्ट मैं उसके बाद याद करूँगा। तो जब हम छोटे-छोटे चंक्स में उसको कर लेते हैं तो एक बड़ा टॉपिक हमें डराने की बजाय वो हमारे लिए एक अंडरस्टैंडेबल और कॉम्प्रिहेंडेबल और याद करने के काबिल एक चीज़ बन जाती है। और छोटी-छोटी चीज़ों को हम आसानी से याद कर सकते हैं। जैसे अगर कोई हमें नंबर्स याद करने हैं, जैसे अगर हमें कोई इवेंट्स को ज़हन में रखना है, तो हम उनके चंक्स बना सकते हैं। फिर एक चीज़ है जिसे हम कहते हैं स्पेस्ड रिपिटिशन। अब स्पेस्ड रेपिटेशन ये है कि हम चीज़ों को थोड़ा वक्फा दे के उनको रिपीट करें। यानी हम एक टाइम बना लें कि मैंने अगर एक चीज़ सुबह मॉर्निंग में याद की है, तो मैंने अगले दिन मॉर्निंग में जब उसको दोबारा याद करने बैठना है उससे अगले वाला टॉपिक, तो मैं एक दफ़ा पीछे वाला टॉपिक भी रिवाइज कर लूँ, मैं रिपीट कर लूँ, मैं उसको एक रीडिंग दे दूँ, मैं उसको उसके जो निमोनिक्स बनाए थे उनको रीराइट करके देख लूँ, मैंने जो इमेजेस बनाई थी उनको दोबारा विजुअली और मेंटली उसको देख लूँ। तो एक थोड़ा वक़्फ़े के साथ थोड़ा टाइम लगा के उसमें मैं स्पेस्ड रिपिटिशन कर लूँ। उसके बाद एक चीज़ है माइंड मैपिंग। माइंड मैपिंग ये है कि अगर मैंने एक टॉपिक याद करना है फ़र्ज़ करें, और वो टॉपिक जो है वो ब्रेन की फ़र्ज़ करें एनाटॉमी है, तो मुझे पता हो कि मैंने उसका एक मेंटल मैप बनाना है। यानी मैं अपने ज़हन में एक रोड मैप बनाऊँ कि पहले ये, उसके बाद ये, उसके बाद ये, उसके बाद ये। तो एक माइंड मैप जब मेरे सामने होगा तो मुझे पता होगा कि पहले क्या है, बाद में क्या है। या मैंने अगर अपनी जो नर्वस सिस्टम है उसको याद करना है और उसमें मुझे नर्व्स के नाम याद नहीं हो रहे, तो मैंने ये देखना है कि अच्छा ये पहले कौन-सी नर्व आएगी, दूसरी कौन-सी आएगी, तीसरी कौन-सी आएगी। तो जब मेरे माइंड में एक मैप बना हुआ होगा, तो मैं जो है वो उसको इफ़ेक्टिवली याद कर पाऊँगा कि अच्छा पहले ये है, दूसरे नंबर पर ये है, तीसरे नंबर पर ये है, इसके बाद ये है, ये पहला इवेंट है, फिर दूसरा इवेंट है, तीसरा इवेंट है। तो इस तरह करके, जैसे मुझे अगर डाइजेस्टिव सिस्टम को याद करना है, तो मुझे ये पहले याद करना है कि मुझे पहले अपनी ओएसोफेगस को देखना है, स्टमक को देखना है, उसके बाद लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन। तो वो एक, जब हम मैप के साथ-साथ चल रहे होते हैं, जब हम एक फ्लो में पहले क्या है, बाद में क्या है, उसको विजुअलाइज़ करते हुए चंक्स में स्पेस्ड रिपिटिशन के साथ जब हम उसका एक मैप बना लेते हैं और उसको याद कर लेते हैं, तो मेरा नहीं ख्याल कि हमें वो चीज़ दोबारा भूलने के चांसेस हैं। या अगर हम उसको थोड़े टाइम के बाद भी देखते हैं, तो हमें एक चीज़ याद आएगी, उसके साथ ही लिंक दूसरी याद आ जाएगी, तीसरी याद आ जाएगी, चौथी याद आ जाएगी। तो हमें इस तरह से वो पूरी की पूरी मेमोरी जो है वो रिट्रीव हो जाएगी, और इस तरह से हमें माइंड मैपिंग हेल्प करेगा इफेक्टिवली मेमोराइज करने में चीज़ों को। अच्छा, यहाँ पर कुछ एक्टिव लर्निंग की टेक्निक्स हैं कि किस तरह से हम अपनी लर्निंग को एक्टिव बना सकते हैं, और हम अ, खुद को बेसिकली, हम चाहते तो ये हैं कि हमारी अपनी लर्निंग बेहतर हो, हमें याद हों चीज़ें, लेकिन उसमें हम कुछ टेक्निक्स हैं जो हम उसमें ऐड कर सकते हैं। उसमें पहले यहाँ पर मैंने लिखी है कि दूसरों को पढ़ाएं, टीच अदर्स। आप देखेंगे कि जो लोग दूसरों की हेल्प कर रहे होते हैं, वो उनको वो जैसे, उसकी एक सादा मिसाल ऐसे ही है कि एक टॉपिक मैंने खुद से 10 बार पढ़ना है तो मुझे वो याद होगा। तो अगर मैं किसी को समझाऊँगा तो वो मेरे लिए भी आसान हो जाएगा कि मुझे पता है कि मैं उसे कैसे समझाऊँ किसी दूसरे को। और जब किसी दूसरे से हम बात कर रहे होते हैं तो हमें हमारे अपने बहुत सारे क्वेश्चन, बहुत सारी एम्बिग्विटीज़ क्लियर हो जाती हैं। तो दूसरों को पढ़ाना
फायदेमंद साबित हो सकता है। फिर सवाल पूछना फायदेमंद हो सकता है कि हम जब किसी के साथ इंगेज होते हैं कन्वर्सेशन में, क्वेश्चन आंसर्स में, हम किसी से ये पूछें कि अच्छा मुझे आपकी फलां टॉपिक के बारे में आपका क्या ख्याल है, कि आपको इसकी क्या समझ है, या आप इसके बारे में क्या जानते हैं। तो हो सकता है कि दूसरे को लगे कि अच्छा शायद ये शो ऑफ करने की कोशिश कर रहा है, बट वो शो ऑफ नहीं है। वो आप उसको क्वेश्चन कर रहे हैं, और फिर जब आप उसको अपना नॉलेज बताएंगे या वो आपको अपना नॉलेज बताएगा, तो हो सकता है वो कुछ ऐसे पॉइंट्स बताए जो कि आपको भी पता ना हो सकता है कि आप उसको ऐसे पॉइंट्स बता दें जो उसको ना पता हो। तो इस तरह से म्यूचुअल लर्निंग हो सकती है। और टीचर से सवाल पूछने का इससे ज़्यादा फ़ायदा होता है, क्योंकि हम टीचर को जब किसी क्वेश्चन में इंगेज करते हैं और बातचीत करते हैं, हम एक कन्वर्सेशन बना लेते हैं, और उस कन्वर्सेशन में आप देखेंगे उसमें बहुत सारे ऐसे कॉन्सेप्ट्स टीचर क्लियर कर देगा जो कि आपको आम रूटीन में बुक से पढ़ के भी शायद समझ ना आए। तीसरी चीज़ ये है कि आप कोई भी इंफॉर्मेशन जिसको आप लर्न करना चाहते हैं, याद करना चाहते हैं, मेमोराइज करना चाहते हैं, उसको समराइज करें, उसकी समरीज लिखें, बनाएं। यानी आपने एक टॉपिक पढ़ा, तो आपको पता है कि उसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो सिर्फ समझाने के लिए लिखी गई हैं। उनको हम अगर कट डाउन करें तो हम उसको बहुत शॉर्ट फॉर्म में भी लिख बता सकते हैं। वो बात जो कि एक सफ़े पे बताई गई है, मैं उसे शायद एक पैराग्राफ में 3-4 लाइनों में भी बता सकता हूँ वो बात। तो आप अपनी जो बड़ी इंफॉर्मेशन है उसको समराइज करके लिखें। तो इससे क्या होगा कि एक तो आपके अपने कंसाइज नोट्स बनते जाएंगे, आपको पता होगा कि आपने सिर्फ 4 सफ़े पढ़ने हैं और आपकी जो है वो 3 चैप्टर्स रेडी हो गए हैं, या आपने अभी आधा सफ़ा 1 सफ़ा पढ़ा है और आपका एक पूरा चैप्टर रेडी हो गया है, क्योंकि एग्जाम्पल्स आपको पहले से खुद से ही आती हैं, आप खुद जनरेट कर सकते हैं, कॉन्सेप्ट्स की आपको समझ है। आपने सिर्फ चूँकि समरी उसकी पढ़ ली और आपने उसको अंडरस्टैंड कर लिया, तो आप जो है उसको इफेक्टिवली लर्न कर पाएंगे। अच्छा, अब हमारा अगला जो इस सेशन का वो है मॉड्यूल, वो ये है कि हम किस तरह से अपने इंटरनल स्ट्रेसर्स और जो हमारे डाउट्स हैं उनको किस तरह से ओवरकम करें। ऑब्वियसली पिछले सेशंस में मुझे बहुत सारे लोगों ने, बहुत सारे स्टूडेंट्स ने ये मैसेज किए कि उनको जो है वो सेल्फ डाउट को कैसे क्लियर करें, उनका सेल्फ ट्रस्ट जो है वो नहीं बिल्ड हो पाता, वो डिमोटिवेट बहुत जल्दी हो जाते हैं। एक टेस्ट में ख़राब नंबर आए, एक दफ़ा एक मुकाबले में उन्होंने थोड़ा सा कम अच्छा परफॉर्म किया, तो उनका अगले कई टेस्ट जो है वो ख़राब हो जाते हैं। वो इतना अपने आप को संभालने में बहुत मुश्किल हो रही होती है, और इंटरनली बहुत ज़्यादा डिप्रेस हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा जो है वो परेशान हो जाते हैं। तो उनको हम किस तरह से कर सकते हैं, बेसिकली उसको हम यहाँ पर अभी जो है वो समझते हैं कि हम किस तरह से हम अपने जो इंटरनल स्ट्रेसर्स और डाउट्स हैं उनको किस तरह से कोप कर सकते हैं, क्योर कर सकते हैं, अंडरस्टैंड करते हुए बेहतर बना सकते हैं। पहली चीज़ तो ये है बेटा कि आपने अपने स्ट्रेसर्स को आइडेंटिफाई करना। आपने ये देखना है कि आपकी लाइफ में इंटरनली क्या स्ट्रेस कर रहा है आपको। ठीक है, क्या ऐसी चीज़ है जो आपको डाउटफुल कर रही है, आपका दिल नहीं लगने दे रही पढ़ाई में, आपको क्या चीज़ ऐसी है जो पीछे खींच रही है, क्या चीज़ ऐसी है जिसमें आपको बांधा हुआ है और आपको परेशान कर रही है। अब जब हम उसको आइडेंटिफाई कर लेते हैं, यहाँ पे मैंने 1-2 चीज़ें लिखी हैं ताकि आपको समझ में आ जाएँ कि हम जो फ़ियर ऑफ फेलियर है या हाई एक्सपेक्टेशंस हैं पेरेंट्स की, या और इसके अलावा और बहुत सारे इश्यूज़ जो आप खुद से अंडरस्टैंड कर सकते हैं, वो आप बता सकते हैं कि कौन से स्ट्रेसर्स ऐसे हैं जो आपको परेशान कर रहे हैं। तो वो आइडेंटिफाई करना उनको बहुत ज़रूरी है। पहले पता हो कि बीमारी क्या है, पहले पता हो कि मसला क्या है। जी, आप सबको मेरी आवाज़ नहीं आ रही? मेरा ख्याल है कि बहुत सारे लोगों को आवाज़ ठीक आ रही है। हाँ जी, किसी और को भी साउंड का इश्यू आ रहा है? ठीक है, मेरा ख्याल है कि अब आवाज़ जो है वो थोड़ी बेहतर हो गई होगी, और अब जो है आप हम बात कर रहे हैं बेसिकली कि हम स्ट्रेसर्स को किस तरह से आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अब आपको मेरी आवाज़ ठीक आ रही है बेटा? बेस्ट है।
जी ठीक है। तो अब हम जो हमने अब स्ट्रेसर को आइडेंटिफाई कर लिया, अब हमने देख लिया कि मसला क्या है, अब हमने देख लिया कि प्रॉब्लम किस जगह पर है, मुझे क्या चीज़ ऐसी है जो मुझे नीचे खींचती है, क्या चीज़ ऐसी है जो मुझे आगे नहीं बढ़ने देती, क्या चीज़ ऐसी है जिसने मेरी जो मेरी जान का अजाब बन गई है और मेरा पढ़ाई में दिल नहीं लगने देती। अब दूसरी चीज़ हमने ये समझनी है कि उस स्ट्रेस का, उस जो चीज़ मुझे परेशान कर रही है, वो मेरी ज़हनी हालत को किस तरह से ख़राब कर रही है, किस तरह से इम्पैक्ट कर रही है। यानी मुझे अगर फ़ियर ऑफ फेलियर है, तो मैं एट फर्स्ट प्लेस चीज़ों को ट्राई करने से ही डरता रहूँगा। यानी मुझे पता है कि मैंने जब फेल ही होना है, तो मैंने क्यों याद करना है? तो इसका मतलब ये है कि मेरा जो दिमागी हालत है, यानी जो दिमागी मोटिवेशन है, जो मेरा जज़्बा है चीज़ों को लेके आगे बढ़ने का, उसने उस पे उस स्ट्रेसर्स ने बहुत बुरा असर डाला है और उसने मेरी सारी की सारी जो एनर्जी है वो चूस ली है। तो अब मुझे एनर्जी को वापस लेके आना है, उस एनर्जी को वापस बहाल करना है। तो मैं किस तरह से करूँगा? उसके लिए कुछ टेक्निक्स हैं कि हम किस तरह से अपने स्ट्रेस को मैनेज करें। वो पहली चीज़ ये है कि हम माइंडफुलनेस और मेडिटेशन को ट्राई करें। माइंडफुलनेस और मेडिटेशन का मैंने पिछले सेशन में भी थोड़ा-सा तारुफ दिया था। अब भी बताता हूँ कि हम माइंडफुल इस तरह से हो सकते हैं कि हम ये देखें कि अभी प्रेजेंट में मैं क्या हूँ या प्रेजेंट में क्या चल रहा है। मसलन मैं अभी एक लेक्चर ले रहा हूँ, तो क्या मैं ये तो नहीं सोच रहा कि आगे क्या होगा, या क्या मैं किसी पिछली बात पे तो नहीं अभी तक अड़ा हुआ। इसी तरह जब मैं पढ़ रहा हूँ, तो क्या मुझे आने वाले मुस्तकबिल की सोचें तो नहीं परेशान करें कि मैं जिस टेस्ट को तैयार कर रहा हूँ वो मुझे लगे कि पता नहीं कितना ही मुश्किल टेस्ट आ जाना है, पता नहीं कितना ही वो मैं तो कर ही नहीं पाऊँगा, और मुझे तो जो है ना, मुझे तो अभी याद नहीं हो रही चीज़ें, तो टेस्ट में कैसे होगा? तो बेसिकली ये एप्रीहेंशंस हैं जो फ्यूचर की हैं, जिन्हें हम पिछले सेशन में एंग्जायटीज़ का भी नाम दिया था। तो जब हम माइंडफुल हो जाएँगे कि मैं यहाँ पर अभी बैठा हूँ, प्रेज़ेंट में हूँ और मुझे अभी क्या करना है, अभी मेरे हाथ में एक किताब है जिसको मुझे ध्यान से पढ़ना है, तो आप देखेंगे कि वो चीज़ जो आप 20 दफ़ा रट्टा मार के नहीं याद कर पाए थे, जब आप माइंडफुल होके ध्यान से उस जगह पे मौजूद होते हुए, प्रेज़ेंट में मौजूद होते हुए 4 बार पढ़ेंगे, तो आपको वो याद हो जाएगी। और इसके लिए कुछ टेक्निक्स और भी हैं, जैसे कि अगर आप एक जगह पर बैठे हैं और आप नहीं अपना फ़ोकस कर पा रहे अपनी पढ़ाई पे, तो आप ये सोचें कि अच्छा आपके इर्द-गिर्द नीली चीज़ें कितनी हैं, यानी नीली चीज़ों को आइडेंटिफ़ाई करें। या आप ये देखें कि आप जिस जगह पर अभी बैठे हैं, वो कुर्सी है, सोफ़ा है, उसका वो लकड़ी का है, वो फ़ोम का है, या जिस जगह पर आप बैठे हैं वहाँ पर टेम्परेचर कैसा है, हवा कैसी है, ठंडी है, गर्म है, टेम्परेचर ठीक है, आपको कैसा महसूस हो रहा है? तो ये 2-4 चीज़ें जब आप सोचेंगे ना, तो आप पास्ट और फ्यूचर की चीज़ों से निकल के प्रेज़ेंट में आ जाएँगे। यानी नीली चीज़ें प्रेज़ेंट में हैं जो आपके इर्द-गिर्द हैं। आप जिस जगह पर बैठे हैं वो प्रेज़ेंट में है, आप जिस एनवायरनमेंट में हैं वो प्रेज़ेंट में है। तो जब आप प्रेज़ेंट में आ जाएँगे, प्रेज़ेंट में आने की कोशिश करेंगे, तो आप माइंडफुल हो जाएँगे। यानी आपका ज़हन हाज़िर हो जाएगा। जब ज़हन हाज़िर करके कुछ पढ़ेंगे, तो आप देखिएगा कि आपकी लर्निंग कहाँ तक बूस्ट करती है। फिर कुछ सीबीटी टेक्निक्स हैं और उसका बेसिक जो है ये कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी है, जो हम यूज़ कर रहे होते हैं बेसिकली अपनी लाइफ़ को बेहतर करने के लिए। तो इसकी कुछ चीज़ें मैंने यहाँ पर मेंशन की हैं और वो उसमें 2 चीज़ें आपके लिए इम्पोर्टेंट हैं कि आपने जो अपनी नेगेटिव ऑटोमैटिक थॉट्स हैं, यानी ऐसी मनफ़ी खुद ब खुद आने वाली सोचें, जो आपको परेशान कर रही हैं, जो आपको पीछे खींच रही हैं, जो आपकी एनर्जी चूस रही हैं, जो आपको अपने मकसद की तरफ जाने से रोक रही हैं, उनको हमने आइडेंटिफ़ाई करना है और चैलेंज करना है। अब जब हम नेगेटिव थॉट्स को आइडेंटिफाई कैसे करते हैं कि हम ये देखें कि मैं इस वक्त क्या सोच रहा हूँ। जैसे मैं अगर टेस्ट के लिए तैयारी करने बैठा हूँ और मैंने ये सोच सोच ली है कि आज का टेस्ट तो बहुत मुश्किल होने वाला है, क्योंकि ये वाला चैप्टर तो मैंने एक बार भी नहीं पढ़ा। तो अब इसका क्या मतलब है कि आपके जहन में मनफी सोचें आ रही कि ये मुश्किल है, तुम नहीं कर सकते। बेसिकली तो पीछे यही सोचें है ना, कि अब ज़ाहिरन चाहे चाहे उसको हम जितना मर्ज़ी लॉजिक दें कि मैं पहली बार पढ़ रहा हूँ, मैंने ये पढ़ा हुआ नहीं है, ये मुश्किल है। हालाँकि आप जिस स्टेज पे हैं अभी, आप कुछ भी पढ़ेंगे, तो आपको वो आसानी से याद हो जाना चाहिए या अंडरस्टैंड हो जाना चाहिए। तो आप जब उनको आइडेंटिफ़ाई कर लेंगे कि अच्छा ये मनफ़ी सोचें हैं जो मुझे तंग कर रही हैं, ये मनफ़ी सोचें हैं जो मुझे परेशान कर रही हैं। तो हमने उनको पहला चीज़ तो है कि आइडेंटिफ़ाई कर लिया। जब हमने उसको
आइडेंटिफाई कर लिया, अब हमने उसको चैलेंज करना है। चैलेंज किस तरह से करना है कि हम कहें कि हम उसके ऑपोजिट पॉजिटिव सेल्फ टॉक शुरू करें और अफर्मेशंस, पॉजिटिव सेल्फ अफर्मेशंस को बनाना शुरू करें। हम ये देखें जैसे पॉजिटिव सेल्फ और पॉजिटिव सेल्फ टॉक और पॉजिटिव अफर्मेशंस, जैसे हमने पिछली बार भी हमने ये डिस्कस किया था कि हम अपने आप को मुस्बत चीज़ों की तरफ लेके आएँ, मुस्बत सोचें। उनको अपने आप को ये बताएँ कि मैंने अब 12वीं क्लास पास कर ली है, अब मैं इतना बड़ा हूँ कि मैं किसी भी चीज़ को पढ़ के समझ सकता हूँ। अब मुझे ज़रूरी नहीं है कि कोई और आके समझाएगा तो ही मुझे समझ आएगी। तो हम अपनी थॉट्स को, नेगेटिव ऑटोमेटिक थॉट्स को चैलेंज कर सकते हैं। और किस तरह कर सकते हैं? पॉजिटिव सेल्फ टॉक और पॉजिटिव सेल्फ अफर्मेशंस के थ्रू। उसके साथ साथ कुछ रिलैक्सेशन एक्सरसाइजेज हैं जो मैंने आपको आज बतानी है। वो एक्सरसाइजेज आपको स्ट्रेस को मैनेज करने में बहुत हेल्प करेंगी। अब किस तरह से हेल्प करेंगी कि जैसे हम जब स्ट्रेसफुल होते हैं तो हमारे जिस्म में ऑक्सीजन की कमी होने लगती है, और जब ऑक्सीजन की कमी होने लगती है, और ये क्यों होने लगती है? क्योंकि हमारे ब्रेन की जो फूड है वो ऑक्सीजन है। जैसे ही हमारा दिमाग बहुत ज़्यादा सोचने लगता है और नेगेटिव चीज़ें आने लगती हैं, तो हमारी फंक्शनिंग बहुत तेज़ हो जाती है ब्रेन की। जब ब्रेन तेज़ तेज़ फंक्शन करता है तो उससे ज़ाहिर सी बात है एनर्जी ज़्यादा चाहिए। एनर्जी ज़्यादा चाहिए तो उसको फूड तोड़ने के लिए, एरोबिक रेस्पिरेशन करने के लिए, ग्लूकोज को तोड़ने के लिए ऑक्सीजन चाहिए। जब ऑक्सीजन चाहिए तो ऑक्सीजन जो ब्लड में है वो सारी की सारी ब्रेन को हम पहुंचाना शुरू करेंगे। जब हम ब्रेन को पहुंचाना शुरू करेंगे और बहुत तेज़ी के साथ ब्लड फ्लो बढ़ेगा ब्रेन की तरफ, तो हमारी सांस छोटी पड़ जाएगी। सांस छोटी पड़ जाएगी क्योंकि हम टेंस हो रहे हैं, मसल्स खींच रहे हैं, इंटरनल मसल्स लंग्स के भी खींच जाते हैं। हमें कम सांस आती है तो हमारी ऑक्सीजन जो इनटेक है वो कम हो जाती है, जबकि अंदर ऑक्सीजन की कंजप्शन बढ़ जाती है। उसके लिए ज़रूरी है कि हम ऑक्सीजन की कमी को पूरा करें ताकि हम रिलैक्स कर पाएँ। तो उसके लिए हम डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज को यूज़ करते हैं। और जो हमारे मसल्स स्टिफ हो जाते हैं, हमारे मसल्स जो हमें खींच जाते हैं, उसको सेट रखने के लिए हम मसल रिलैक्सेशन एक्सरसाइज करेंगे। इन दोनों के ऑडियो मैसेजेस भी मैं सर्कुलेट करा दूंगा आपकी तरफ, ग्रुप में मिल जाएंगे आपको इंशाल्लाह, रिलैक्सेशन एक्सरसाइजेस के। और डीप ब्रीदिंग का मैं आपको तरीका मैंने पिछली बार भी बताया था कि हमने लंबी गहरी सांसें नाक के जरिए लेनी है और मुंह के जरिए खारिज करनी है। प्रोग्रेसिव मसल रिलैक्सेशन आप उस ऑडियो के हिसाब से सुनते हुए साथ साथ उसको कर लीजिएगा। उसमें बेसिकली हम ये है कि हम वन बाय वन अपने मसल्स को स्टिफ करते हैं, खींचते हैं, और फिर आहिस्ता आहिस्ता हम उनको रिलैक्स करते हैं। स्ट्रेस को मैनेज करने का एक और तरीका जो हम पिछली बार भी हमने डिस्कस किया था और अभी भी हम करेंगे, वो ये है कि अपने टाइम को इफेक्टिवली मैनेज करें। हम अपना इफेक्टिव स्टडी स्केजुअल बनाएं जिसमें ब्रेक्स भी हों, टास्क भी हों, और हम अपने टास्क को छोटे छोटे अचीवेबल गोल्स में तोड़ के, उनको बांट के टाइम को मैनेज करें। और ब्रेक करके हम ये देखें कि हमारा टाइम 24 घंटे इफेक्टिवली किस तरह से हम मैनेज कर सकते हैं। तो इस तरह से हम अपने स्ट्रेस को मैनेज कर पाएंगे। उसके साथ ये है कि हम अपना पॉजिटिव एक माइंडसेट है उसको बिल्ड करें। इस पे ऑल्दो हम पहले बात कर चुके हैं, बट स्ट्रेस को मैनेज करने के लिए एक तो ये बहुत ज़रूरी है कि हम पॉजिटिव अपना माइंडसेट बिल्ड करें। इसके अलावा सक्सेस के लिए बहुत ज़रूरी है कि हमारा जो माइंडसेट है वो ग्रोथ माइंडसेट हो। फिक्स माइंडसेट ऐसा माइंडसेट है कि जो इस बात पे यकीन कर लेता है कि मैं तो फेलियर हूँ और मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा, मेरे से तो ये नहीं होगा, मैं लेट हो गया हूँ, मैंने तो तैयारी लेट शुरू की है, लोगों ने ये कर लिया है, वो कर लिया है, कंपैरिजन करना शुरू करके और अपने आप को खुद ब खुद लो कंसीडर करते हुए फिक्स हो जाए। जबकि ग्रोथ माइंडसेट ये है कि आप ये देखें कि आपके पास रिसोर्सेज क्या हैं, आप कर क्या सकते हैं, अभी के लिए क्या कर सकते हैं। माइंडफुल रहते हुए, प्रेजेंट में रहते हुए आप अपने माइंडसेट को फ्रेश करें, अपनी हेल्प करें और दूसरों की भी हेल्प करें। लर्निंग के मेथड्स में जैसे हमने सीखा था कि हम पढ़ाते हुए किसी को बेहतर पढ़ सकते हैं, हम किसी को सिखाते हुए चीज़ें बेहतर सीख सकते हैं, सवाल पूछ के बेहतर सीख सकते हैं। तो वो जो लर्निंग स्ट्रेटजीज हैं उनको यूज़ करें और उससे आपका ग्रोथ माइंडसेट डेवलप होगा। फिर एक चीज़ आज जो मैं आपको स्पेशली आज सिखाना चाहता हूँ वो ये है कि हम रिजिलियंस को कैसे डेवलप करें। रिजिलियंस ये है कि फेलियर के बाद बाउंस बैक करना। यानी मुझे पता है कि एक टेस्ट में मेरे नंबर अगर अच्छे नहीं आए तो इसका ये मतलब नहीं है कि मैं टोटल फेलियर हूँ और मैंने अपने फाइनल टेस्ट में भी इसी तरह के भांडी मारनी है और मैं नहीं कर सकता उसको।
रेजिलियंस डेवलप करने का मतलब ये है कि मैं ये सोचूं कि मैं अगर इस टेस्ट में नहीं परफॉर्म अच्छा कर पाया तो मुझे अगले टेस्ट में कैसे अच्छा परफॉर्म करना है, मुझे स्ट्रेटेजी बनानी है, मुझे हेल्प अगर चाहिए किसी की तो लेनी है, मुझे अगर कोई चीज़ नहीं समझ पा रहा हूँ मैं तो मैं उसको कहाँ कहाँ से समझ सकता हूँ, मुझे उस्ताद के लेक्चर्स बार बार सुनने हैं, मुझे यूट्यूब पे जाके चीज़ें सर्च करनी है, मुझे अपनी बुक्स को बार बार पढ़ना है, अंडरस्टैंड करना है, ताकि मैंने जो पिछले टेस्ट में फेलियर आया है मेरा पिछले उसमें मैं नहीं कर पाया तो मैं इस दफ़ा करूँगा, मैं करके दिखाऊंगा। दैट इज़ रिजिलियंस। और इसके साथ-साथ बहुत दफ़ा ऐसे होता है कि जब हम इतनी एफ़र्ट कर रहे होते हैं, जान मार रहे होते हैं, अपने आप को चैलेंज कर रहे होते हैं, अपनी सोचों को बदल रहे हैं, अपनी टाइम को मैनेज कर रहे हैं, एक पूरा हेक्टिक रूटीन हमने डेवलप कर ली है, तो हमने वहाँ पर अपने आप को नहीं भूल जाना। सेल्फ केयर बहुत ज़रूरी है। अपने आप को सँभालेंगे तो टेस्ट भी अच्छा हो जाएगा। अपने आप का ख़्याल रखेंगे, अपने आप को कंपोज़ रखेंगे तो चीज़ें भी बेहतर हो जाएँगी। अगर मेरी दिमागी हालत ठीक रहेगी, जिस्मानी हालत ठीक रहेगी, तो ही मेरे टेस्ट भी अच्छे होंगे। तो वहाँ पर मुझे ये देखना पड़ेगा कि मैंने इन ये सारा कुछ करते हुए, मेहनत करते हुए, ना तो अपनी फूड को कॉम्प्रोमाइज़ करना है, यानी टाइम पे खाना है, टाइम पे सोना है, टाइम पे जागना है। मैंने अपने आप को एक प्रॉपर स्केड्यूल में रखना है और अपने आप की केयर करनी है। तो सेल्फ केयर पॉजिटिव माइंडसेट को डेवलप करने में बहुत अहम किरदार अदा करती है, बहुत ज़रूरी है। चलें जी, हमारा आज का जो सेशन था वो तो यही तक था। आपने बहुत सारे सवालात मुझे स्टूडेंट्स कह रहे हैं कि उन्हें पूछना चाह रहे हैं वो, तो आप लोग हाथ खड़े करते रहें, मैं आपको अनम्यूट करूँगा तो आप अपने सवालात पूछ लीजिएगा। और अगर किसी का माइक नहीं चल रहा तो दे कैन राइट द क्वेश्चन इन चैट, तो मैं वहाँ से देख के तो आपको कर लूँगा, आपके आंसर दे दूँगा। तो आप अभी जो है अपने हाथ रेज़ करें और साथ में अगर कोई टेक्स्ट लिखना चाहता है तो वो लिख सकता है। एक सवाल एक बेटे ने पूछा हुआ है कि जी एक सब्जेक्ट में कितने एमसीक्यूज़ मैंने करने हैं? तो इट डिपेंड्स कि बेटा आपकी अपनी कैपेसिटी कितनी है। मैं नहीं बता सकता कि आपको कितने दिन में क्या करना चाहिए, लेकिन हाँ, ये मैं कह सकता हूँ कि आपको किसी भी सब्जेक्ट को पीछे नहीं छोड़ना। आपने हर सब्जेक्ट को साथ-साथ लेके चलना है। हर सब्जेक्ट को आपने प्रॉपर टाइम देना है और अपने दिन के टाइम की डिवीज़न इस तरह से करनी है कि आपको उनमें जो है वो हर सब्जेक्ट को थोड़ा-थोड़ा टच करें, ताकि किसी भी सब्जेक्ट में लैग ना आए। ऐसा ना हो कि एक सब्जेक्ट आपने 1 हफ्ता पढ़ा ही नहीं है, तो अब उसका जो याद था वो भी भूल गया होगा। तो जो हमने स्पेस्ड रिपिटेशन वाला एक कॉन्सेप्ट सीखा है पीछे, वो अपने काम में लाना है और थोड़ा-सा एक स्ट्रक्चर्ड स्पेस देके, यानी एक फिक्स स्पेस पता हो कि मैंने अगर बायो का एक चैप्टर आज पढ़ा है तो मैंने वो परसों भी पढ़ना है, फिर 1 दिन छोड़ के पढ़ना है, फिर 1 दिन छोड़ के पढ़ना है। तो इस तरह करके आप 2 दिन छोड़ के 3 दिन, जैसे आपको ईज़ी लगता है, वैसे आपने उसमें जो है वो चीज़ें अपने सब्जेक्ट को टाइम देते हुए टाइम ऐड करते जाना। अच्छा, आप सवाल के लिए अगर आप हाथ रेज़ कर लेंगे और माइक ओपन करा लेंगे तो वो ज़्यादा बेहतर है मेरा ख्याल है। जी बेटा, आप पूछें सवाल। सर मुझे लगता है कि जो भी मैं याद कर रही हूँ पेपर के टाइम पे मुझे ये भूल जाएगा। अस्सलाम हालांकि वालेकुम सर। ठीक है जी। अच्छा, पहले हम इस क्वेश्चन को आंसर कर लें कि उन्हें ये लगता है कि जो अभी वो याद कर रही हैं वो पेपर के टाइम पे भूल जाएगा, तो बेसिकली ये लो कॉन्फिडेंस की निशानी है। तो जब आप हमने वो जो पीछे टेक्निक्स दी हुई हैं और जब आप उसमें एक पर्टिकुलर, जो मैं बार बार जिसको कह रहा हूँ कि आप जब रिपीटिशन पे जाएंगे और बार बार चीज़ों को रिपीट करेंगे तो आप जो है आपको ये वाला कॉन्फिडेंस आता जाएगा। और फिर जब आप बार बार टेस्ट दे रहे हैं और साथ साथ उसको रिपीट कर रहे हैं और जिन जिन जब चीज़ों पे आपको लर्निंग के मसाइल आ रहे थे उन पे वो आप वो टेक्निक्स अप्लाई करेंगे तो आप इंशाल्लाह कॉन्फिडेंट हो जाएंगे और आपको ये नहीं लगेगा कि आपको ये भूल जाएगा। जी बेटा। मेरे ख्याल है मैंने 5063 को किया है अनम्यूट, आप काइंडली क्वेश्चन पूछ सकते हैं।
अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम जी बेटा, क्या सवाल है आपका? सर कैसे हैं आप? जी बेटा मैं ठीक हूँ। आप बेसिकली सीधा अपना सवाल पूछें क्योंकि हमारे पास टाइम कम है, तो मैं ज़्यादा जी सवाल नहीं सर, पूछ मैं ना एक बात पे अड़ा हुआ हूँ बस, हूँ। कि देख मेरे पास ना अभी किप्स के जो अरियर प्रेप सेशन के बाद वाला सेशन आया था उसके सीटीएस है मेरे पास, ठीक है। कंप्रिहेंसिव टेस्ट सेशन यूनिट वाइज भी हैं और मेरे पास उसके एफएलपीस भी हैं, क्वार्टर टेस्ट भी हैं। ठीक है। ठीक है। और अभी मैंने जब ये एकेडमी ज्वाइन किया है ना, हम्म। तो बेसिकली मेरे ना अभी फोर्थ अटेम्प्ट है, सही हो गया। ठीक है। तो मैं ना इस बात पे अड़ा हूँ कि मुझे अभी ये जो किप्स वाले हैं जो टेस्ट ये करने चाहिए, या जो मैंने अभी देखे हैं ये फिजिक्स इन सेकंड्स एकेडमी ज्वाइन की है, मुझे ये वाले अटेम्प्ट करने चाहिए या दोनों करने चाहिए? मैं मतलब इस बात पे ना काफी दिन हो गए अड़ा हुआ हूँ। अच्छा बेटा, तो इसमें मैं काइंडली आपको, आप हाँ मेरी अगर मैं गाइडेंस कर देंगे। समझ गया हूँ आपकी बात। तो इसमें अब ये है कि आपने ना बेटा करना अब ये है कि आप चूंकि करंटली एनरोल हैं एक एक इदारे के साथ, जहाँ पर आप जी जी। रेगुलर और पढ़ रहे हैं और चीज़ें देख रहे हैं और हर रोज़ चीज़ें हो रही हैं, हो रही हैं, हो रही हैं। तो अगर आप अब वो चीज़ें करेंगे जो आपके पास आप पहले कर रहे थे और करंटली कहीं और आपका माइंड होगा, तो आप अटक जाएंगे। आप ना ये वाला कर पाएंगे, ना ये वाला कर पाएंगे। ठीक है? तो आई वुड सजेस्ट कि आप जिस चीज़ में एनरोल्ड हैं, उसको पहले अच्छे से करते रहें, और मीनवाइल साथ-साथ आप टाइम निकाल के एक शेड्यूल बना लें कि आपने ये वाले अटेम्प्ट करने हैं पूरी जान लगा के इफ़ेक्टिवली, और साथ में एक सैलेड के तौर पे एक चीज़ों को लेते हुए आपने वो भी अटेम्प्ट करने हैं। तो अगर आपको टाइम बच जाता है इन चीज़ों से, तो आप वो किड्स वाले भी अटेम्प्ट कर लें। अगर नहीं बचता तो आप जो है, ये जो आपकी चीज़ें चल रही हैं इनको आप ना ज़ाया होने दें और इनको इफ़ेक्टिवली आप अटेम्प्ट करें, क्योंकि यहाँ पर आपको सपोर्ट भी अवेलेबल है, यहाँ पर आपको रियल टाइम में चीज़ें हो रही हैं आपके साथ, यहाँ पर आप पूछ भी सकते हैं, देख भी सकते हैं। तो यहाँ जहाँ पर आप अभी एनरोल हैं वहाँ पर आप ज़्यादा मेहनत करें। जी बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन। आप अपना माइक अनम्यूट करके तो बात कर सकते हैं। हेलो। जी बेटा। जी सर, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम जी अस्सलाम। सर, जब मैं लेक्चर लेती हूँ ना, तो हम्म। मुझे फिर टाइम नहीं मिलता एमसीक्यूज करने का। तो इस वजह से मेरा बहुत ज्यादा टाइम जाया हो गया है लेक्चर लेने में सर। मुझसे बहुत ज्यादा मैं प्रैक्टिस में स्लो भी हो गई हूँ और वीक भी हो गई हूँ। ठीक है। तो मैं दो लेक्चर और हम्म। प्रैक्टिस दोनों एक साथ नहीं कर सकती। मैं एक लेक्चर जो 1 घंटे का होता है ना, तो वो मुझसे 2 या 3 घंटे से ज्यादा टाइम लेता है, हम्म। और मैं सारे सब्जेक्ट भी नहीं कर सकती। सर ये मैं कैसे करूं दोनों एक साथ? ठीक है बेटा, मुझे आपका सवाल समझ में आ गया है। अब आपने करना ये है कि आपकी चूंकि पेस स्लो है, स्पीड स्लो है याद करने की, तो आपने अपने माइंड पे थोड़ा सा काम करना है और अपनी जो लर्निंग एबिलिटी है उसको थोड़ा सा तेज करना है। उसके लिए ज़रूरी ये है कि ओबियसली शुरू में आपको बाकी लोगों से ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगी, थोड़ा धक्का ज़्यादा लगाना पड़ेगा, लेकिन उसके लिए ये ज़रूरी है कि आप एक अपना स्केड्यूल बनाएं, और उसमें ये है कि आप लेक्चर्स लें, और लेक्चर्स जो हैं वो, ज़ाहिर सी बात है, आप लेक्चर नहीं लेंगी तो आप प्रैक्टिस भी नहीं कर पाएंगे। तो अगर आप सिर्फ प्रैक्टिस करेंगी और लेक्चर नहीं लेंगी, तो भी वो आपको, ज़ाहिर सी बात है, सिर्फ प्रैक्टिस से आपको जो जो प्रैक्टिस में क्वेश्चन हैं वो तो शायद आपको याद हो जाएं, रह जाएं, बट आपकी ओवरऑल तैयारी अच्छी नहीं हो पाएगी। तो उसके लिए ज़रूरी है कि आप अपनी पेस को बढ़ाएं, और पेस बढ़ाने के लिए जो हमने पहले लर्निंग की जो कुछ टेक्निक्स मैंने आपको बताई हैं उन पे इम्प्लीमेंट करें, और उसके साथ साथ ये है कि एक स्ट्रक्चर्ड इंडिविजुअलाइज्ड एजुकेशनल प्लान, यानी आपके जो पर्टिकुलर आपके लिए एक प्लान हम बना सकते हैं, वो उसको अगर आप करना चाहते हैं तो आप जो है ना, जैसे मैंने पिछली दफ़ा टाइम टेबल बनाने का एक तरीका बताया था, उस तरह से बना सकते हैं, या फिर आप जो है उसको कोशिश करिएगा, और अगर वो नहीं हो पाता तो आप नेक्स्ट सेशन में दोबारा क्वेश्चन करिएगा, तो मैं इसका कोई टेम्पलेट भी आपके साथ शेयर करा दूंगा। जी बेटा। सर
मैं लेक्चर लूँ और एमसीक्यूज थोड़े कम करूँ, वो भी करूँ, लेकिन लेक्चर मस्ट लूँ हाँ बस। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। सर तो मुझे ये टेंशन हो रहा है कि मेरी तैयारी अच्छी नहीं है, मुझे बहुत ज़्यादा टेंशन होता है। मुझे जी बेटा, वो उसी टेंशन को दूर करने के लिए, उसी टेंशन को कम करने के लिए ही ये वाले सेशन स्टार्ट किए हैं उस्ताद जी ने। तो आप थोड़ा-थोड़ा काम करें, घबराना नहीं है आपने, हम सब आपके साथ हैं, यहाँ पर आपको सँभालने के लिए ही यहाँ पर हम बैठे हैं। तो आप जो है थोड़ा-सा शुरू करें और उसमें जो बीच में मुश्किलात आएँगी, वो हम साथ-साथ रिज़ॉल्व उसको कर रहे हैं और हम यहाँ पर हैं आपकी सपोर्ट के लिए। तो आप शुरू करिए और इंशाल्लाह आपकी तैयारी अच्छी हो जाएगी। सर मैं 2 मंथ में से कंप्लीट कर सकती हूँ। मुझे लगता है कि मुझसे बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट हो गया है। इंशाल्लाह आप कर लेंगे, आप कर लेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। जी बेटा, आपका क्या सवाल है? एक्चुअली मैंने ये सवाल करना था कि जब मैं लाइक पढ़ने बैठती हूँ आफ्टर लेक्चर्स एंड ऑल दैट, मैं लेक्चर्स ना बहुत जल्दी लाइक मुझे याद तो हो जाते हैं। फिर मैं प्रैक्टिस वगैरह भी करती हूँ, लिखती हूँ उन जो होती हैं उन मेरा बैकलॉग बहुत इकट्ठा हो गया। लाइक कुछ डेज मैं बिजी थी, वो मेरा बैकलॉग इकट्ठा हो गया। अब मैं कोशिश कर रही हूँ वो भी इनकॉर्पोरेट करके अपने स्केड्यूल में उसे कंप्लीट करूँ, लेकिन वो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है और मेरे कुछ लाइक जो प्रेजेंट लेक्चर्स हैं वो भी मिसिंग हो जाते हैं। इसके अलावा कुछ जो इन्फॉर्मेशन है मुझे बायो की, वो ना मुझे लाइक भूल जाती है। लाइक मैं याद करती हूँ लेकिन बाद में ना वो लाइक मेरे माइंड से निकल जाती है। प्लस साथ बुक रीडिंग भी करनी होती है लेक्चर्स के, तो वो बहुत ज़्यादा टाइम तो मेरी बुक रीडिंग रह जाती है। जी बेटा, अच्छा अब आपने यहाँ पर 2 प्रॉब्लम्स बताई हैं कि एक तो आप जो है वो ठीक है, वो पढ़ लेती हैं, वो सब कुछ कर लेती हैं, लेकिन आप कुछ अर्सा बिज़ी रहीं तो बैकलॉग बहुत इकट्ठा हो गया। दूसरा ये है कि आपको भी मुझे लगता है कि टाइम मैनेजमेंट का प्रॉब्लम आ रहा है कि आप पूरे दिन का जो टाइम है अपना सोने का, खाने का, बाकी चीज़ों का, उसको भी स्केड्यूल करें और जो आपको इधर-उधर आपको लगता है कि यहाँ से टाइम आप निकाल सकती हैं, किसी और एक्टिविटी से टाइम कम करके अपनी पढ़ाई में डाल सकती हैं तो उसमें डालें और पढ़ाई में भी ब्रेक्स लें। यानी अगर आप कंटिन्यूस पढ़ते रहेंगे तो वो चीज़ें एनकोड नहीं हो पाएंगी सही तरह से। तो आप उसको लें और जो मैंने आपको टेक्निक्स पीछे बताई हैं लर्निंग को इफेक्टिव करने की, तो उसको करें। और आपका मुझे लगता है कि आप चूँकि सुन के सही बेहतर याद कर लेती हैं तो आपकी ऑडिटरी स्टाइल है लर्निंग का, तो उस पे ज़्यादा फोकस करें, तो इंशाल्लाह आपके ये सारे मसाइल हल हो जाएंगे। ओके, थैंक यू सर। जी बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन कोई लेना चाहे? ठीक है, अब कुछ सवाल लिखे हुए भी हम ले लेते हैं। ठीक है, एक उन्होंने लिखा है जी स्टूडेंट ने कि मुझे 2 घंटे के कंटिन्यूस पढ़ने के बाद मुझे भूख लग जाती है। तो ये बेसिकली मोस्ट ऑफ स्टूडेंट्स के साथ होता है ऐसा कि खाने के पढ़ने के दौरान भूख लग जाती है। तो उसके लिए ये है कि हम फिर कुछ बबल्स को यूज़ कर लें, बबल गम मुँह में रख लें जिससे हमें हर वक्त भूख ना लगी रहे और हम पढ़ते रहें। और दूसरा अपना वाटर इंटेक देते रखें, यानी जब हम टाइम टू टाइम पानी पीते रहेंगे तो उससे ये होगा कि एक तो हमें भूख कम लगेगी, दूसरा हमारा जो पानी का इंटेक है वो भी बेहतर होगा, तो हमारी जो बॉडी में जो इंटॉक्सिकेशंस हैं वो भी कम हो जाएंगे। तो ओवरऑल ये भूख लगना और इस तरह के मसाइल का हल हो जाएगा। जी बेटा। अनम्यूट। अस्सलाम वालेकुम सर। सर मुझे लगता है कि मैंने एक अपना स्केड्यूल सेट किया हुआ है कि मैंने इतने दिनों तक ये वाले चैप्टर शॉर्टलिस्ट करने हैं, फर्स्ट रीजन में कंप्लीट करने हैं, सेकंड रीजन में मैंने इस डेट से लेके इस डेट तक मैंने अपने इतने डेली बेसिस पे इतने इतने चैप्टर्स करने हैं। सर जुलाई के एंड या अगस्त के स्टार्ट पे मैंने किड्स अकेडमी का सीरीज ज्वाइन करना है। तो लेकिन अक्सर जब मैं पढ़ रही होती हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि मेरे पास टाइम कम है। तो ये चीज़ मुझे ना बहुत दिमाग में आती है कि मेरे पास बहुत टाइम कम है और मेरा थर्ड अटेम्प्ट और प्रेशर भी काफ़ी होता है मेरे पे। तो सर जी बेटा, मुझे आपका इस सवाल की समझ आ गई है और आप जो है
बेसिकली ये वही मसला है कि हम सिर्फ एक चीज़ को देखते हैं कि मुझे ये पढ़ना चाहिए और हम फ़ौरन लग जाते हैं कि मैं इस पे पढ़ूँ। फिर मुझे एक और चीज़ का ख़्याल आता है कि मैं पढ़ूँ, तो हम वो पढ़ने लग जाते हैं फ़ौरन से, एक को छोड़ के दूसरी पे, दूसरी को छोड़ के तीसरी पे। तो ऐसा नहीं करना। आपने क्या करना है कि आपने अपने पूरा जो आप करना चाहते हैं उस सिलेबस को, उन बाकी चीज़ों को आपने सामने रखना है और उसके अकॉर्डिंग आपने जो है वो अपना एक प्लान सेट कर लेना है। यानी आपको पता है कि आपने ये 10 टेस्ट करने हैं परफॉर्म इस टाइम में, और इतने 1 महीने में आपने ये 30 फ़र्ज़ करें या 20 टेस्ट का सोचा हुआ है कि मैंने करना है। तो आपको पता है कि आप अगर 30 टेस्ट भी रखते हैं तो हर रोज़ एक टेस्ट आपको करना ही करना है। तो जब हर रोज़ का एक टेस्ट आप कर रहे हैं और आप उस हिसाब से प्लानिंग कर रहे हैं, तो आपको पता है कि आपको सिर्फ एक दिन का एक टेस्ट प्रिपेयर करना है बस। आपको बाकी 29 टेस्ट के बारे में परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं। आपके वो 29 टेस्ट जब टाइम आएगा तो तब वो हो जाएंगे। आपको सिर्फ आज के टेस्ट के बारे में परेशान होने की ज़रूरत है। आपको सिर्फ हेडेक आज के टेस्ट की लेनी है। ठीक है, तो जब आप इस तरह करेंगे तो इंशाल्लाह जो ये वाला मसला है ये हल हो जाएगा। Assalamu alaikum, sir. I have वालेकुम अस्सलाम। last 3 days. I have palpitation issues for last constant 3 days. Even the breathing techniques are not working. Please tell some other techniques. बेटा अगर आपको ये Thank- तीन दिन से ज़्यादा हो रहे हैं और आप उसको कॉप नहीं कर पा रहे हैं, तो आपने अब करना ये है कि आप बेहतर तो ये है कि आप किसी थेरेपिस्ट के साथ एक आधा सेशन ले लें। ठीक है, और आप चाहें तो मेरे साथ भी सेशन एक बुक कर सकते हैं। बाकी जो इंफॉर्मेशन जो डिटेल्स हैं आप वो जो आपका पोर्टल है वहाँ से ले लीजिएगा। अगर आपको मसला इतना ज़्यादा बढ़ गया है कि 3-4 दिन से पल्पिटेशंस हैं और ब्रीदिंग में भी वो उस पर काम नहीं कर रही और बाकी मसाइल हैं, तो इसका मतलब ये है कि आपको इंटेंस केयर की ज़रूरत है और एक्सटर्नल हेल्प की ज़रूरत है। तो आप सेशन बुक कर सकते हैं और पर्सनल सेशन आप बुक करके तो इन मसाइल का हल कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर मैंने एक मेरा क्वेश्चन था कि अगर मैं मतलब मैंने एक स्केड्यूल बनाया लाइक 10 to 4 सोना होता है, तो अगर मुझसे 4 o'clock ना उठा जाए और मुझे 6 o'clock हो जाए, तो एक तो फजर छूटने का बहुत ज़्यादा वो होता है और उसके बाद पूरा दिन प्रोडक्टिव नहीं गुजरता मुझसे। उस स्केड्यूल पे वो वाला कवर नहीं होता, मतलब मुझसे पूरा स्केड्यूल, फिर पूरा दिन अनप्रोडक्टिव हो जाता है। तो इस चीज़ को कैसे हैंडल करना है? ये कोई माइंडसेट का प्रॉब्लम है या ये क्या है? तो बेटा ये मोस्ट ऑफ स्टूडेंट्स का प्रॉब्लम हो सकता है कि जब हम एक टाइम टेबल बनाते हैं तो उस पर अमल नहीं कर पाते। तो ये नॉर्मल है, ये हम इंसान हैं, हम मशीनें नहीं हैं। तो सबसे पहले आपने जो चीज़ सीखनी है ना वो ये है कि जितना जो चीज़ मेरी आज गुजर गई है वो गुजर गई है, वो कल दोबारा मैं करूँगी, मैं आज उसके लिए परेशान नहीं होंगी। जैसे मैंने अगर आज सुबह 4 बजे उठने का वो किया हुआ है और मैंने सोचा है कि 4 बजे उठने के बाद 5 बजे तक मैंने ये वाला सब्जेक्ट पढ़ना है, तो मैं फिर क्या करूँगी कि या तो मैं अपने उस टाइम में जो मैंने अपना एक्स्ट्रा ब्रेक्स का रखा हुआ है उसको कम करके उसको कंपनसेट करूँगी, या फिर मैं उसको कल पे ही छोड़ दूँ। मतलब मैं उसको ऐसे नहीं कर सकता कि आज मैं जो है ना वो शुरू वहाँ से करूँ और अगला सारा स्केड्यूल ख़राब कर दूँ। नहीं, मैंने अगर एक शेड्यूल की हुई है चीज़ कि मैंने सुबह 4 से 5 ये पढ़ना था, वो मैं नहीं पढ़ पाया, तो मैं उसको अपनी ब्रेक में कवर करूँगा या फिर उसको अगले दिन पे छोड़ दूँगा। बाकी मैंने अपना जो है वो स्केड्यूल उस पे उस तरह से अमल करने की कोशिश करनी है। और कोशिश करने का जो मैं कह रहा हूँ वो इसका मतलब यही है कि अगर बीच में कुछ नहीं हो पाती चीज़ें, कुछ मिस हो जाती हैं, कुछ गड़बड़ हो जाती हैं, कहीं कोई इमरजेंसी हो जाती है, तो उसमें परेशान नहीं होना, अपने आप को माफ़ कर देना है, अपने आप को खींचना नहीं है कि तुम ये नहीं कर पाए, ये नहीं कर पाए, यू आर अ फेलियर। तो आपने अपने आप को भी थोड़ा-सा मार्जिन देते हुए उसको करना है और अगले दिन फिर इसको डाल देना। अच्छा जी, नेक्स्ट क्वेश्चन ले रहे हैं हम जी कि वो कहते हैं कि सर मैं जितने आवर्स भी स्टडी करूं फिर भी जो है लगता है कि नहीं किया जाएगा, पढ़ा नहीं जाएगा और हेल्थ इश्यूज भी हैं। बेटा देखो, इस दुनिया में कोई भी इंसान पूरा सेहतमंद नहीं है। इस बात को समझें कि
हर शख्स के साथ कुछ ना कुछ मसाइल हैं। किसी को वसाइल के मसले हैं, किसी को सेहत के मसले हैं, किसी को टाइम के इशू है, किसी को साथ में काम करना पड़ता है, पढ़ना पड़ता है, किसी के घर में और तरह के मसाइल हैं, किसी के पास जगह नहीं है पढ़ने के लिए। ये सब इंसानों के साथ प्रॉब्लम्स होती हैं। हमने इन प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन निकाला और हमें ये लगता है बहुत दफ़ा जब हम मेंटली प्रेजेंट नहीं होते तो जितना मर्जी पढ़ते रहें, कुछ भी दिमाग में जब एनकोड ही नहीं हो रहा तो वो कैसे लगेगा कि पढ़ा जा रहा है। तो आपने अब उसको उसकी अपनी जो एनकोड करने की एबिलिटी है उसको बढ़ाना है। किस तरह? उन टेक्निक के साथ जो मैंने आपको सिखाई हैं कि आपने माइंडफुल कैसे रहना है, प्रेजेंट कैसे रहना है, फिर इंशाल्लाह आपका ये मसला हल हो जाएगा। जी बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, मेरा ख्याल है कि बहुत सारे सवालात हम ले चुके हैं। अभी ये राइटिंग में बहुत सारे क्वेश्चंस और भी पेंडिंग हैं, लेकिन हमारा जो है वो नेक्स्ट क्लास का भी टाइम होने वाला है। तो एक सवाल और मैं यहाँ से ऐड कर लेता हूँ कि ये कह रहे हैं कि जी मैं मैट्रिक तक बेस्ट स्टूडेंट था और इंटेलिजेंट भी था, मुझे सबसे ज़्यादा चीज़ें याद रहती थी, लेकिन उसके बाद मैं फर्स्ट ईयर में डिप्रेशन में था और अब वो सेम पोटेंशियल पे रीच नहीं हो पा रहा। बेटा, ये मुझे ये लगता है कि बहुत हद तक जब हम किसी मेंटल हेल्थ इशू से रिकवर होते हैं और चीज़ों को हम वापस ट्रैक पे ला रहे होते हैं तो उसमें थोड़ा सा टाइम लगता है। और अगर आपको मतलब आप समझते हैं कि आप उन सारी चीज़ों से रिकवर कर गए हैं तो अब इंशाल्लाह आप मेहनत करें। हो सकता है कि आपको थोड़ी सी मेहनत ज़्यादा करना पड़े, बट स्लोली एंड ग्रेजुअली आप इंशाल्लाह अपने पोटेंशियल तक पहुंच पाएंगे। और ये भी हो सकता है कि आप बहुत अच्छा आप परफॉर्म कर रहे हों और आपको लगता हो कि शायद ये मेरा पोटेंशियल नहीं है और बाकी आपको पोटेंशियल उससे कहीं ज़्यादा होगा। तो हम अप टू द पोटेंशियल कभी भी परफॉर्म कर ही नहीं पाते। हम सारे इंसान, चूँकि इंसान हैं, मशीनें नहीं हैं, तो हम परफॉर्मेंस उतनी ही दे पाते हैं जितनी हमारी कैपेसिटी होती है परफॉर्मेंस देने की। पोटेंशियल हमारा कहीं ज़्यादा होता है, लेकिन उस पोटेंशियल तक हम ज़ाहिर सी बात है कभी भी नहीं पहुंच पाएंगे। हाँ, हम स्ट्राइव करते हैं कि हम अपना बेस्ट दें उस वक्त का जिस वक्त हम वहाँ पर परफॉर्म कर रहे हैं। तो अभी आप अगर पढ़ रहे हैं तो उस वक्त का बेस्ट पढ़ें। अगर आप कोई टेस्ट कर रहे हैं तो उस टेस्ट में जितनी जान लगा सकते हैं लगाएं, बेस्ट परफॉर्म करें। तो इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता आप देखेंगे कि आपको लगेगा कि आपका पोटेंशियल इससे भी और कहीं ज़्यादा है और आप इंशाल्लाह बहुत बेहतर जगह पर होंगे। जी बेटा। 5063 आपको मैंने अनम्यूट कर दिया है, आप काइंडली क्वेश्चन पूछ सकते हैं। मेरा ख्याल है कि नहीं पूछना चाह रहे क्वेश्चन तो बाकी लोगों को मौका देते हैं। जी बेटा, आप अपना माइक अनम्यूट करके बात कर सकते हैं। मेरा ख्याल है आप बोल रहे हैं और आपकी आवाज़ मुझे नहीं आ रही। चलें जी, ठीक है, हम फिर इसको आज के सेशन को यहीं पे रैप करते हैं और मुझे उम्मीद है कि आपको बहुत सारी चीज़ें समझ आई होंगी। अगर आपके इसके अलावा भी कुछ क्वेश्चन हैं तो आप हमारा जो पोर्टल है वहाँ पर हेल्प में पूछ सकते हैं उस्ताद जी से, और हम जो अगले सेशन में वहाँ पर जो आपके सवालात होंगे उनको इनकॉर्पोरेट करेंगे और इंशाल्लाह मिलते हैं अपने नेक्स्ट सेशन में किसी एक और टॉपिक के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।